तो अपना जो चैप्टर है 8th है और नया सब्जेक्ट है वो है अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले बात तो हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो वर्ड है, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, इसको हम तोड़ देंगे और उसके बाद में इन दोनों को अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। अब मैनेजमेंट में ये शब्द तो हमने बचपन से पढ़ा है, जब से हम कॉमर्स में आए हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब कुछ भी मैनेज करना, एनीथिंग। अगर आप बिजनेस के सिनेरियो में बात करेंगे तो क्या है, और अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो क्या है, तो नॉर्मली आप देखो, आपको पूरे दिन में स्टडी करना होता है, अपना टाइम टेबल बनाना होता है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना होता है, तो आप सब पूरा दिन को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर लेते हो, तो मैनेजमेंट है। बिजनेस में भी क्या है, आप मैनेजमेंट करते हो, घर पे भी क्या है, आप मैनेजमेंट करते हो। मैनेजमेंट तो पूरे दिन दिमाग में चलता रहता है, मुझे ये चीज ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि टू मैनेज एनीथिंग, आप इसको शॉर्ट में लिख लो, टू मैनेज एनीथिंग, कोई भी चीज को मैनेज करना इज मैनेजमेंट। ठीक है, टू मैनेज एनीथिंग इज मैनेज, शॉर्ट में लिखते हो। ठीक है, फिर आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो स्ट्रैटेजिक में आपको स्ट्रैटेजिक वर्ड है, उसके पहले आपको स्ट्रैटेजी देखना होगा। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, रणनीति, अरे रणनीति, और या कूटनीति बोलते हैं कई लोग। देखो मेरी हिंदी कहीं गलत हो जाए तो देख लेना, ठीक है, मुझे लिखना नहीं आता इतना, शायद मैं गलत ही लिख रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कूटनीति या फिर युद्ध नीति भी बोलते हैं इसको, युद्ध नीति, ठीक है, शायद मैं गलत हूँ पर आप करेक्ट कर देना मेरे को। तो स्ट्रेटेजी का ही हिंदी मीनिंग होता है, तो हिंदी मीनिंग अगर स्ट्रेटेजी है तो रणनीति, कूटनीति, युद्ध नीति। इसका मतलब इसमें कुछ शब्द, दो शब्द यूज आए हैं, रण और युद्ध, यानी कि ये वर्ड है ना कहीं पहले ना रण में या युद्ध में यूज होता था। तो यानी कि ये सबसे पहले जो मिलिट्री है, मिलिट्री का मतलब आर्मी, अब कोई भी आर्मी हो, किसी भी कंट्री की आर्मी हो, ये मिलिट्री से मतलब है। मिलिट्री वाले क्या करते हैं कि दूसरे देश से या किसी अदर कंट्री से जब उनका वॉर होता है ना, या उनकी कोई बैटल उनकी की होती है किसी भी अदर एनिमी के साथ में, बैटल विद एनिमी होती है, ठीक है। तो अगर आपको बैटल करनी है किसी एनिमी के साथ में, तो आप किसी दुश्मन के साथ में युद्ध करने में ऐसे ही जीत जाओगे कि चलो मैदान में चले गए और हम उनके सामने तलवारें चलाने लग गए, तो तीर कमान चलाने लग गए और आप जीत जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक आपने प्लानिंग नहीं करी हो, तो वहां का जो सेनापति है, वहां का राजा है और वो जो सेना है, वो सब मर जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक प्लानिंग, एक एक प्लान तैयार करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो प्लान तैयार करके रखना पड़ता है। अगर कई बार प्लान ए अगर कामयाब ना हो तो प्लान बी रेडी रखना चाहिए, अगर प्लान बी कामयाब ना हो तो प्लान सी रेडी रखना चाहिए, प्लान सी नहीं हो तो प्लान डी। यानी कि आपका जो प्लान है ना, वो क्या है, प्लान का मतलब क्या है, प्लान का मतलब क्या है कि पूरे दिन में जो आप तैयारी करते हो कुछ भी करने के लिए, वो अपना प्लानिंग है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग कि हमारा जो रण में, युद्ध में जीतने के लिए जो आपने तैयारी करा है, जो आपने कोई भी तरीका जो सोचा है युद्ध को जीतने के लिए, आपने कई मूवीज भी देखी होगी, किसी ने गाजी अटैक मूवी देखी है क्या? यस मैम। तो उसमें क्या होता है बताओ, पाकिस्तान के वो साथ में होता है। हाँ। हाँ हाँ। मैम, वो उसमें पूरी प्लानिंग बनाते हैं उसी में, इस सबमरीन में, कि कहाँ से कहाँ पे अटैक करना है इंडिया की उस पे हाँ, सब। तो वो पूरा सबमरीन के लिए, सबमरीन में वो लोग होते हैं और वो पानी के अंदर ही होते हैं और वो वहीं से सोचते हैं कि हम लोग कैसे बैटल जीते करें, है ना। तो वो लोग, उन्होंने कुछ प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो क्या करते हैं, एक प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो क्या करते हैं, प्लान ए रहता है तो साथ प्लान बी बैकअप प्लान रहता है ना। हाँ। हाँ, तो बैकअप प्लान का मतलब होता है कि कोई एक प्लान फेल हो जाए तो प्लान बी आपके पास में रेडी होना चाहिए, अगर प्लान बी फेल हो जाए तो प्लान हाँ। सी, यानी कि प्लान के पीछे प्लान जरूर रहना चाहिए, जिसको हम बैकअप प्लान कहते हैं, है ना, तो वो हमारा रेडी रहना चाहिए। तो ये होता है गाजी अटैक के मूवी में भी आपने देखा होगा। और मैं आपको स्ट्रेटेजी की बात बताऊं, जैसे आपने बाहुबली सबने मूवी देखी है ना, बाहुबली मूवी सबने देखी है, यस। हाँ आपने हाँ। उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा, तो आपने पार्ट फर्स्ट तो सबने ही देखा एटलीस्ट। तो आपने देखा है उसके अंदर ना किस तरीके से ना आपको सामने, वो मैं नाम नहीं याद, वो वॉर, वो जो एनिमी होता है, दो पार्टीज होती है, तो ये हमारा वॉर, ये वाला जो है एनिमी पार्टी है ना, ये हमारा बैटल है, और इधर जो बाहुबली की वो है, सेना है या उसकी आर्मी है। तो वो क्या करते हैं, क्या होता है उनके, इनके पास में कितने लोग होते हैं, 2.5 लाख लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, पता है वो आपको याद नहीं, आपको याद हो तो मुझे बता देना कि वो अलग ही भाषा बोलता था, मालूम है आप लोगों को कुछ, शायद पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता। तो वो एक उसको एनिमी को हराने के लिए बाहुबली के पास में क्या होना चाहिए, वो क्या तैयारी करते हैं कि हमारे पास में तो कुछ एक ही लोग हैं, हजारों में है, और उनके पास में लाखों में है। तो अगर लाखों के लोगों को हराना है, तो आपके पास में कुछ हजारों लोगों को, अगर आपको जीतना है, तो फिर आपके पास में ऐसी तैयारी होनी चाहिए या ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए
कि आप कम लोगों के साथ में भी क्या करो, ज्यादा विजय प्राप्त कर सको। ऐसी कई कहानियां, आपको पता है महाराणा प्रताप की भी कहानी होगी कि महाराणा प्रताप के पास में भी इतने लोग नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स जो थे, जिसको क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स को लड़ाई जो करते थे, उनको हराया है। इसी प्रकार से कई कई कहानियां, महाराणा प्रताप के अलावा और भी कई कहानियां हैं, कई मूवीज है, जिसमें क्या करता है कि हर बार ये होता है कि लोग कम होते हैं लेकिन फिर भी वो युद्ध को जीत जाते हैं। तो वो युद्ध को जीतने के लिए क्या करते हैं, तो इस आर्मी में क्या हुआ था बाहुबली में, आपको पता है उन लोगों ने क्या करा था, एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, एक की हम त्रिशूल नीति, की आप पूरी अपनी आर्मी को किस तरीके से कन्वर्ट कर दो। शेप में वो लोग भागेंगे और उन पे अटैक करेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि ना आप अपनी सेना कम थी तो आप अपनी सेना को ये शेप में ले आओ, इसको त्रिशूल शेप बोलते हैं। तो आपको पता है उन सबले एक इस तरीके से आर्मी को खड़ा कर दिया गया था। इसके पीछे ना वो अपनी शील्ड्स लगा लेते हैं सामने, तो वो अपने आप एक दीवार तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक दीवार तैयार कर लेते हैं। अब अगर सेना इतनी लाखों में सामने से आ रही है, तो वो लोग किस में कन्वर्ट हो गए, एक ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट हो गए। तो जो सामने के जो अटैक्स है वो जो इन पे आ रहे थे, उन्होंने क्या कर लिए थे, अपने सामने शील्ड्स लगा ली थी, फिर उसके बीच में गैप था, उससे वो लोग क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। तो कम सेना होते हुए भी इसको इस व्यू रचना का नाम क्या था, आपको पता है? वैसे तो इसको ट्राइडेंट स्ट्रेटेजी बोला जाता है, ट्राइडेंट स्ट्रेटेजी, या इसको हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल शेप पर है तो इसको हम त्रिशूल क्या बोल सकते हैं, हिंदी में लिख देती हूँ, त्रिशूल। त्रिकोण। हाँ, त्रिकोण। त्रिकोण। हाँ, त्रिकोण, त्रिशूल, क्योंकि त्रिशूल का शेप भी हो गया तो ये त्रिशूल व्यू रचना भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, त्रिशूल व्यू रचना भी बोल सकते हैं इसको। ट्राइडेंट का मतलब एक तीन शेप का जो होता है, ट्रायंगुलर शेप का भी बोल सकते हैं इसको। ये जो उन्होंने बाहुबली में यूज करके, आपने पता है, आपने देखा है पूरा मूवी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने पूरा बैटल को जीत लिया था और सामने वालों को, कितनों को मार दिया था। इसी प्रकार से यहाँ पर महाभारत है ना, ये महाभारत की किताबों में भी, महाभारत की किताबों में भी इस युद्ध रणनीति को ना डिस्क्राइब किया हुआ है कि वहां पे भी उन लोगों ने किस प्रकार से त्रिशूल व्यू रचना को यूज करके बैटल को जीता है। तो ये क्या है कि वर्ड जो आया ना अपना, यहाँ पे युद्ध से ही आया है, बैटल से ही आया है। अच्छा, वो बैटल पुराने जमाने के एंशियंट टाइम की थी, चाहे आज के जमाने के, चाहे मिलिट्रीज हो, चाहे वो कोई भी कंट्री की मिलिट्रीज हो, कोई ना कोई अगर वो युद्ध रचना नहीं अगर रचेंगे, या कोई रणनीति या कोई कूटनीति अपने दुश्मन के खिलाफ तैयारी नहीं करेंगे, तो वो लोग कभी भी जीत नहीं सकते हैं। और अगर जीतेंगे नहीं तो क्या होगा, हमारी कंट्री का कितना हिस्सा उनके पास चला जाएगा। जैसे चाइना है, वो क्या कर रहा है, दिन में दिन हमारे इंडिया के अंदर हमारे एरिया को ग्रास्प करता जा रहा है और ओवरटेक करता जा रहा है, मालूम होगा आप लोगों को। इसी तरीके से पाकिस्तान क्या कर रहा है, सब लोग एक दूसरे की ना कंट्री के प्रीमाइसेस को हथियाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जमीन को ना अपने एरिया में लेना चाहते हैं, अपना देश बनाना चाहते हैं। ये सब स्ट्रेटेजी, कूटनीति, रणनीति, युद्ध नीति, ये चीजें चलती रहती है। तो ये जो वर्ड है स्ट्रेटेजी ना, ये वहां पे यूज होता था। अच्छा, स्ट्रेटेजी जो वर्ड है, स्ट्रेटेजी जो वर्ड है अपना, स्ट्रेटेजोस एक वर्ड होता है, स्ट्रेटेजोस, जो कि ग्रीक वर्ड है अपना। ठीक है, इस स्ट्रेटेजोस से ये वर्ड आया है, स्ट्रेटेजोस से फिर स्ट्रेटेजी बना है। स्ट्रेटेजोस का मतलब क्या होता है एक्चुअली, जनरल। स्ट्रेटेजोस का मतलब जनरल, या इसको कह सकते हैं जनरलशिप, जनरलशिप टू फाइट वॉर। वॉर को, युद्ध को लड़ने के लिए जो जनरलशिप दिखाई जाती है, वो जो स्ट्रेटेजी दिखाई जाती है, वो अपना स्ट्रेटेजोस था। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेटेजी को थोड़ा फेमिलियर होने के लिए ना हम थोड़ा सा बेस यूज करते रहेंगे। अच्छा, अपना जो एसएम का जो सब्जेक्ट है, वो हमको बिना एग्जांपल्स के तो समझ में आना मुश्किल ही है, तो हम हर जगह ना आपको एग्जांपल्स देंगे, लेकिन आपको लैंग्वेज जो लिखनी है वो तो वही अपनी जो अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जो बुक की लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसको वो लोग, आप लोग वही प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना। लेकिन आपको समझाने के लिए हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, समझाने के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यूज मैम करेंगे। इसमें ये जनरलशिप का क्या मतलब हुआ? जनरल, प्लान। जनरलशिप का मतलब है कि अगर आर्मी के अंदर कोई जनरल्स हैं आर्मी के, है ना, ये जो हाँ, कमांडर है, वो क्या करता है, वो अपनी अपने कमांडर अपनी सेना को क्या करता है, कमांड देता है, या युद्ध कमांड। की रणनीति को बताता है कि किस तरीके से अपन को वॉर को फाइट करना है। तो वो हाँ। जनरल के अंडर में जो वो जो है लीडरशिप नहीं होता, लीडर से लीडरशिप है, हाँ। जैसे जनरल से जनरलशिप है। ठीक है, अच्छा, अब है ना स्ट्रेटेजी की हम थोड़ी सी एक दो हमें डेफिनेशन लिखनी पड़े, कोई चीज लिखनी पड़े, तो आप लोग लिख लो थोड़ा सा, आप लोगों के लिए ना फिर बुक की लैंग्वेज को समझना आसान हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट बुक की लैंग्वेज में चले जाती हूँ तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी वर्ड जो है ना वो एंटर्ड हुआ था पहले, एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ, मैम नोट करना है क्या अभी? हाँ हाँ हाँ, नोट कर लो, बुक में कहीं कर लो, कहीं पे भी कर लो, कॉपी में कर लो। इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी वर्ड जो है ना एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज,
कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है। फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज वेयर it means to apply the forces against an enemy to win the war। मतलब वॉर को विन करने के लिए, वॉर को विन करने के लिए जो फोर्सेस तैयार, फोर्सेस का मतलब अगेन वही है आपका स्ट्रेटेजी है, फोर्सेस का मतलब प्लानिंग है, फोर्सेस का मतलब रणनीति है, ठीक है। तो मिलिट्री सर्विसेज से ये वर्ड हमारी मैनेजमेंट शब्द में ये यहाँ पर एंटर कर गया है, और इसका मतलब क्या है, एंटर कर गया हमारे मैनेजमेंट के अंदर मिलिट्री से, और इसका मतलब क्या है, हम वो सभी फोर्सेस वो हम सभी तरीके अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने एनिमी को हरा दें। लेकिन आजकल मैनेजमेंट में क्या है, हमारा वॉर किसके साथ में है, हमारा वॉर है हमारे कॉम्पिटिटर। हाँ हमारे कॉम्पिटिटर। तो अब हमारे कॉम्पिटिटर को हम लोग है ना ऐसे एनिमी देख लो, है ना। और वॉर क्या है, वॉर क्या है, वॉर किस चीज का, एक कॉम्पिटिटर, एक आप खड़े हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आपके सामने वॉर क्या है, एक तो कॉम्पिटिटर आपका वॉर, मैम ज्यादा से ज्यादा ये जो पूरा कस्टमर मार्केट, रीच। हाँ ये जो पूरा मार्केट है, इस मार्केट को कैप्चर करना, हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस ग्रो करे ग्रो करे ग्रो करे। एक बार मैं अपने गांव से शहर में आ जाऊं, शहर से फिर हम क्या करें, आसपास के और शहरों को, आसपास के शहरों से फिर हम एक स्टेट को, स्टेट से फिर हम फिर इंडिया में, या फिर हम अपनी कंट्री में, कंट्री से आगे ग्रो करते करते हम वर्ल्ड में पूरा फैल जाए। तो ये एक बिजनेसमैन का सपना रहता है इसी से। तो ये जो है एक समझो कि वो अपनी क्या है, अपने स्कोप को बढ़ाना चाहता है, अपने दायरे को बढ़ाना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है। तो ये पूरे मार्केट के अंदर ना उसको उसको उस पूरे मार्केट को क्या करना है, इस पूरे मार्केट को अगर कैप्चर करना है, तो उसको कैप्चर करना है, तो वो उसको क्या समझता है, एक वॉर की तरह समझता है, और उसको वॉर की तरह समझता है, कॉम्पिटिटर को एनिमी की तरह समझता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, तैयारी करता रहता है, तैयारी करता रहता है, ठीक है। अगर देखो विद से पहले क्या लिखा है? किससे पहले, विद वॉर टू। वेयर इट मीन्स, देखो मैं फिर से बोल देती हूँ, एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज वेयर इट मीन्स टू अप्लाई द फोर्सेस अगेंस्ट एन एनिमी टू विन, ओहो टू विन द वॉर आना चाहिए, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसको विन लिखना पड़ेगा, सॉरी, टू विन द वॉर पूरा लिख लेना, टू विन द वॉर, ठीक है। तो वॉर के जीतने के लिए, आप समझ गए। तो आपका एनिमी क्या है, आपका कॉम्पिटिटर है, और आपका वॉर क्या है, आपका आपका पूरा मार्केट है जिसको आपको कैप्चर करना है। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी, और वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेटेजोस, ठीक है, टू फाइट द वॉर। तो एक प्रकार का ना वॉर ही है, एक प्रकार का ना युद्ध ही है, और युद्ध नीति हम लोग बनाते रहते हैं। तो वहां मतलब ये जो चाहे आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट वर्ड हुआ हो, चाहे वो भी अपना मिलिट्री से आया है, चाहे आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, ये भी आपका मिलिट्री से आया है। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि चाहे वो सिनेरियो, चाहे वो माहौल कहीं और का था, लेकिन हमने अपने बिजनेस के अंदर में भी उस माहौल को एंटर किया है। क्योंकि कोई भी चीज हो, अगर वो हमारे लिए फायदेमंद है, कोई भी चीज हो वो हमारे लिए फायदेमंद है, तो हम उसको जरूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ना, वो चाहे एक युद्ध का, बैटल का, मिलिट्री का पार्ट हो, लेकिन हम अपने बिजनेस को भी एक मिलिट्री की तरह ही समझते हैं, ठीक है। और हम उसको विन करने के लिए वही स्ट्रेटेजीज यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने, आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली होगी एक। अब इसका मतलब और क्या हो सकता है, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम बात करें, फिर से साइड में आना पड़ेगा, अगर हम बात करें कि आपका जो प्लान होता है, एक वर्ड आपका होता है प्लान या प्लानिंग, एक वर्ड होता है आपका स्ट्रेटेजी। अब इसमें मोटा मोटा अंतर क्या है, प्लान तो क्या आता है, आप डेली भी बना सकते हो, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, या डेली भी बना सकते हो ना। तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए डेली आप बनाते हो, या प्लान छोटा मोटा भी हो सकता है। तो प्लान तो एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, प्लान किसके लिए है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और स्ट्रेटेजीज हमेशा ध्यान रखना, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड मतलब 5 साल आगे के, 10 साल आगे के, 20 साल आगे के, 50 साल। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्या करते हो आप, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो बनाते हो प्लानिंग, वो प्लानिंग फिर स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो आप तैयारी करते हो वो आपकी स्ट्रेटेजी है, और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो आप तैयारी करते हो वो आपकी प्लानिंग है। तो ये एक अपना बड़ा बड़ा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है, आप जो प्लानिंग करते हो ना, वो प्लानिंग आप करते हो सर्टेन इवेंट्स के लिए, या सर्टेन का मतलब जो चीजें निश्चित है, सर्टेन इवेंट्स, है ना। और आपका जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो आप बनाते हो अनसर्टेन इवेंट्स के लिए। अनसर्टेन, ये लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा बड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने लिख लिया लॉन्ग टर्म, है ना। तो ये आपका दो बड़े बड़े डिफरेंस है कि आप
प्लानिंग करोगे सर्टेन इवेंट्स के लिए और स्ट्रेटेजी बनाओगे अनसर्टेन इवेंट्स के लिए। अनसर्टेन का मतलब होता है कि देखो इसका मतलब फर्क क्या पड़ा, सर्टेन का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज करना है उसके लिए आपने तैयारी करी, तो आपको जो भी चीज करनी है, आप करनी तो क्या है, सबके पास में एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने कोई एक्शन लेना है या कोई आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका गोल क्या है, तो गोल तो वैसा सबका ही क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है या बिजनेस को बूम करना है, ये आपका गोल है, ठीक है, बिजनेस को ग्रो कराना, ये तो आपका क्या है, गोल है। प्रॉफिट भी क्या आपका गोल है। तो एक तरीके से अगर आप उसको प्लानिंग भी बोल सकते हो और आप इसको स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो। अब क्या होता है कि गोल को अचीव करना, तो गोल तो क्या है, जैसे आप 12 महीने के बाद में बताओगे कि आपका जो 12 महीने के बाद में आप बताओगे कि आपका गोल जो है, कि आपने सोचा था कि मुझे साल का ना 1 करोड़ का जो है प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये वाला आपका जो गोल सेट कर रखा था वो गोल आपको अचीव हुआ क्या। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज छोटे छोटे या वीकली या मंथली या कुछ ना कुछ 6 महीने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, प्लान्स बनाने पड़ेंगे। जो काम आपके पास में है उन कामों के लिए आप रोज तैयारी करते हो या वीकली तैयारी करते हो तो सर्टेन है, तो ये तैयारी करते हो। लेकिन अनसर्टेन इवेंट्स पे क्या कहते हैं कि है ना, अनसर्टेन का मतलब क्या है कि मार्केट में आपको लंबे समय के लिए अगर कोई भी चीज करनी है, तो लंबे समय के अंदर क्या है कि हमको पता है फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो फ्यूचर तो हमको किसी को नहीं पता, कल क्या हो नहीं पता, लेकिन फिर भी हम कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो तो हमारी प्लानिंग हो गई, लेकिन आज से 5 साल बाद में क्या हो ये किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम उसके लिए तैयारी करेंगे। सीए में कितने साल का कोर्स मानते हो आप, 3-4 साल में सीए बन जाओ। तो अब ये आपका क्या है, प्लान है कि आपका स्ट्रेटेजी है। प्लान तो आप रोज बनाते हो, स्ट्रेटेजी क्या है, अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेटेजी। अब जैसे आपने सोचा सीए में करेंगे, लेकिन बीच में कोविड आ गया, अब सबको ये कोविड है, ये कोविड आ जाएगा, ये क्या अनसर्टेन इवेंट है। मतलब आप तैयारी करते हो, लेकिन क्या बीच में कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए या कुछ अननेचुरल कुछ ऐसा हो जाए, नेचुरल भी हो सकता है और अननेचुरल भी हो सकता है। तो कोई भी चीज आपके लाइफ में आ सकती है। जब लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। लंबे समय की किसने देखी, तो आप कल का नहीं पता लेकिन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तैयारी करते हो तो फिर भी वो क्या है, थोड़ा सर्टेनेबल है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी करते हो तो अनसर्टेनेबल इवेंट है। और लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ भी हो सकता है, आज से 5 साल, आज से 10 साल। अब आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म के अंदर जियो ने क्या प्लानिंग करी, सोचो। अब जियो ने जब प्लानिंग करी ना, प्लानिंग तो डेली करनी पड़ती है। जैसे आज है ना, मंथली प्लान चेंज कर दिया कि ना आपको रिचार्ज कराना है, तो इतना रिचार्ज कर दोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपए का रिचार्ज कर दोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको कुछ नेटफ्लिक्स फ्री मिल जाएगा आपको ना, और प्राइम वीडियो फ्री मिल जाएगा, या आपको वूड फ्री मिल जाएगा। तो ये तो क्या अपने प्लानिंग का हिस्सा है ना। और वैसे स्ट्रेटेजीज भी अगर ये लॉन्ग पीरियड तक चलाते हो। लेकिन अगर मान लो जियो ने क्या सोचा है, कि जियो ने ये सोचा है कि मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, अब वो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन थे, इसके सामने एयरटेल थे, या इसके सामने और आपको पता होगा एयरटेल के अलावा और कौन थे यार, आप बताना मुझे, वोडाफोन था, या इसके सामने और कौन था, और कौन था इसके सामने, जो भी इसके सामने राइवल्स थे या जो भी इसके सामने कॉम्पिटिटर्स थे, उन सबको इसने क्या कर दिया, मार्केट से आउट कर दिया। हाँ, एयरटेल फिर भी बेचारा आउटग्रो करने की कोशिश करता है, लेकिन जियो अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे रखता है, ये हमेशा पैसा चार्ज करता है, वही चीज ये फ्री में दे देता है, ये चीज जो जी लाता है वो उसको ये फ्री में कर देगा। तो आप बताओ, आप चाहते हुए भी एयरटेल पे स्विच ओवर नहीं कर पाओगे। इसका नेटवर्क भी अच्छा है ना, इसकी फ्री पॉलिसीज भी है, ये कम में आपको ज्यादा देता है, आपको मार्केट रीच ज्यादा कर ली जियो ने। हाँ, तो जियो ने पहले क्या करा, 1 साल तक, या 1 साल, मुझे 2 साल का तो नहीं पता, एक एक साल साल तक, तक फ्री नेट दिया एक था। साल तक आपको खूब नेट दिया, 1 GB पर डे। अरे 1 GB, ये एयरटेल वोडाफोन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था हम लोगों को ना, ये देते थे एमबी देते थे। तो ये जीबीज में इसने आपको डाटा दिया, आपको क्या करा, आपको लत लगा दी, आपको नशा चढ़ा दिया। किस चीज का नशा चढ़ा दिया, आपको ना डेटा डेटा दिया, मतलब आपको इंटरनेट का नशा चढ़ाया। आपको ना अपने कहते ना, आप लोगों को अट्रैक्ट किया, अपने प्यार में ना इसने फंसाया। पहले किसने, जियो ने आपको प्यार करवाया, किससे, जियो से। जियो ने अपने आप से प्यार करवाया, अपने आप से, ठीक है। तो आपको अपने डार्लिंग्स बना बना के ना छोड़ दिया। अब ये क्या है, 1 साल तक इसने आपको खूब तो फ्री कॉल्स दिए, राइट, खूब सारे फ्री कॉल्स दिए, खूब सारे डेटा इंटरनेट दिया। आप लोग है ना लगे रहते थे, है ना, यूट्यूब पे लगे हैं, ये लगे हैं, क्योंकि कहाँ यार, इनके इनके डेटा से कितना यूट्यूब चलता था, क्योंकि आधा घंटे का देखने के बाद में डेटा फिनिश, फिर आप उसको टॉप अप कराओ या रिचार्ज करवाओ। तो जियो ने ना सबकी जो सिरदर्दी जो लोगों की थी ना, उसको समझ के उसको खत्म कर दिया। और आपको पता है, जियो ने ना मार्केट में आने से पहले 10 साल तैयारी की है, पता है आपको। हाँ मैम, 10 साल की प्लानिंग थी इसके पीछे। 10 साल तैयारी करके बैठा, उसके बाद में मार्केट में आया, ठीक है, मतलब जियो लेके आया। तो ये जो चीज हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 10 साल की प्लानिंग करना,
यानी कि वो 10 साल की स्ट्रेटेजीज थी। इतना लंबा टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक अगर वो प्लानिंग कर रहा है ना भैया, वो स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है, और उसकी वो स्ट्रेटेजी, आप उसको प्लानिंग नहीं बोलोगे, अब मैं इसको बोलूंगी 10 साल का पीरियड स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट हो गया। जैसे वो मार्केट में आया ना, सारे के सारे बेहोश हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, बेहोश हो गए, मार्केट से निकल गए, और निकल ही गए। वो आपको दिखता होगा कि नहीं नहीं वो है, नहीं 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 वो है, लेकिन अगर वो है तो कितना दम लग रहा है। आप ये सोचो कि जियो ने क्या किया, उसने उसने देखा, अनसर्टेनिटी भी देखी, अपने राइवल को भी देखा, उसने सब चीजों को प्लान किया, देखा समझा, और वो 10 साल की प्लानिंग करके 50 साल को भी सोचना चाहता है। आप देख ना, अब तो जियो ने क्या क्या ला दिया है बताओ, जियो ने आपके सामने और क्या क्या ला दिया है। मैम जियो फाइबर ले आया, बहुत सारी चीज ले आया। हाँ, तो जियो फाइबर ले आया, अब आप दिन फोन रात ले आया, जियो फाइबर ले आया। आज देखो, फोन भी ले आया अपना। हाँ जियो फोन भी ले आया, मतलब जियो फोन तो हाँ खैर शुरू में ले आया था, लेकिन आप ये सोचो कि अपने, उसने क्या करा, उसने एक ऐसी व्यू रचना करी कि उसके राइवल्स क्या हो गए, ध्वस्त होके गिर गए। ठीक है, तो यही यही क्या होता है, उसने लॉन्ग टर्म का सोच के करा। ठीक है, और अनसर्टेन अगर कोई इवेंट हो तो उसको भी क्या करे, कैप्चर कर जाए, या उसको लिए भी वो क्या हो जाए, वो उसमें भी जीत जाए। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाता है। और आप क्या सोचते हो, आगे आने वाले टाइम में उसके राइवल्स उसके सामने सिर उठा के खड़ा ना हो जाए, इसके लिए वो भी वो तैयारी जरूर करके बैठा होगा। वो जब जब वो उनके एक्शंस दिखेंगे ना, तब हमें पता चल जाएगा तो उनका विजन क्या रहा होगा, उनका मिशन क्या रहा होगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा। जियो से आपको काफी कुछ क्लियर होता है। तो हमने कहा, हमने स्ट्रेटेजी को तोड़ा और मैनेजमेंट को तोड़ा टू मैनेज एनीथिंग। अब आप ये समझो कि अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी देना चाहें ना अपनी तरफ से, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इट्स अ सिंपल, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज। What is strategy management? It's a management of strategies. In very simple term, strategy management is the management of strategies. ठीक है जी। अब आ जाओ आप अपनी बुक के ऊपर, आप आ जाओ अपनी बुक के ऊपर। बस इतना ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर ही काम करता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर ही काम करता है। अब ये देखो बुक में क्या कहता है, स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट, strategy is all about integrating organizational activities। इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से तरीके के काम हो सकते हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड, एक प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैनेजमेंट भी एक डिपार्टमेंट है, चाहे वो अपना कोई भी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, या कोई भी एक्टिविटी इन डिपार्टमेंट के लिए हम एक छोटे से छोटा काम भी हो, तो उन सभी को क्या करना, इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है इन सबके अंदर ना हार्मनी होना चाहिए। इस डिपार्टमेंट को क्या, इस डिपार्टमेंट में जो हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में जो हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में जो हो रहा है, इस डिपार्टमेंट, ये सब क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ये सब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। कॉर्पोरेशन, हाँ, कॉपरेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वो इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में सूचना पहुंच जानी चाहिए। इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, तो आप बिखर जाओगे। अगर जहां पे लोग यूनाइटेड नहीं है ना, वहां पे लोग टूट जाते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट में भी हमारी काम जो है वो अगर यूनाइटेड ना हो, है ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यूनाइटेड। ठीक है, अगर आपकी एक्टिविटीज यूनाइटेड नहीं होगी, है ना, तो आपकी स्ट्रेटजीज फेल हो जाएगी। तो स्ट्रेटजीज ऑल अबाउट क्या है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी काम है, चाहे वो रोजमर्रा के हो, चाहे वो साल भर के हो, चाहे वो आगे के लंबे गोल्स के हो, वो सारे इंटीग्रेटेड होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास में जितनी भी स्केर्स, देखो रिसोर्सेज तो सबके लिए स्केर्स हैं, ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सब जगह है। तो उन सभी को आप जब यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज का मतलब उनको यूज करेंगे और उनका अलोकेशन करेंगे, चाहे वो इस डिपार्टमेंट, चाहे वो इस डिपार्टमेंट को करेंगे, चाहे इस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को जो भी रिसोर्सेज देने हैं ना, उन रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, यूटिलाइज अलोकेट रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट, सो मीट प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपने इनमें कीवर्ड याद करने की कोशिश करो। क्या कीवर्ड, एक तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, और दूसरा इसमें यूटिलाइज अलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज को आपको यूटिलाइज करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आपको कुछ वर्ड्स मिले होंगे कि क्या है, इंटीग्रेट करो, यूटिलाइज करो, एलोकेट करो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि आप, अब ये लाइन कहने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी मैनेजमेंट शब्द है वहां पे ऑब्जेक्टिव वर्ड तो होता ही होता है। ठीक है जी, है ना, समझ में आया आप लोगों को। मैम मतलब कि जितनी भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उन सबको यूनाइट करके रखो कि सब में यूटिलाइजेशन भी हो रिसोर्सेज का, और ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो सके। ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, वही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अल्टीमेट तो चीज यही होती है कि आपने जो भी हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, और क्या हो सकता है कि आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हो सकता है,
नॉलेज ऑफ द गोल्स, ये तो सबको पता होना चाहिए कि भाई हम आ रहे हैं तो क्या करने के लिए आ रहे हैं, एक अल्टीमेट गोल ही है, चाहे हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सब यूनिफाइड होके, इंटीग्रेट होके वो सब एक गोल को ही अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको मार्केट में या इवेंट्स की अनसर्टेनिटीज के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद में यू नीड टू टेक व्हाट यू नीड टू टेक अनसर्टेनिटीज ऑफ, देखो ये कह रहा है नॉलेज होना चाहिए गोल्स की, अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स की, एंड द नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन द लाइकली और एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, भाई गोल्स क्या है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, और कुछ इवेंट्स तो आपके अनसर्टेन भी होंगे, है ना। हमने कहा भाई कोविड आ गया, अब कोविड आ गया तो उस टाइम में लोगों का काम करने का तरीका बदला, लॉकडाउन बदला, तो क्या लोग भूखे मरेंगे, तो भूखे मरोगे तो फिर तैयारी करनी पड़ेगी, तो अनसर्टेनिटीज जो है उनके लिए भी आपको अगर पता चलता है तो उनके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एंड इसके अंदर क्या कह रहा है, यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द लाइकली और एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अदर्स। लाइकली और एक्चुअल बिहेवियर का मतलब होता है कि आप अपने बिहेवियर किसका, इंसानों का, तो आपके जो बिहेवियर कौन है, कॉम्पिटिटर का बिहेवियर है ना, तो आपको सभी के बिहेवियर का भी पता होना चाहिए। बिहेवियर, अब जियो है, जियो को अगर अपने राइवल का बिहेवियर पता नहीं होता या होगा तो क्या वो इतना आउटग्रो करता, या वो मार्केट को कैप्चर कर पाता। तो ये मतलब मैम आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या रिएक्शन होगा, आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटेजीज है उसको भी भांपना, उसको भी समझना, है ना। और आपके मार्केट के अलावा अदर्स का मतलब आपके जो कस्टमर है ना, उनका भी बिहेवियर जानना कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगे। लोगों, आप कस्टमर ने बिहेव किया ना, आपको पता है कॉम्पिटिटर का बिहेवियर उसने देख लिया, उसके बाद में उसने कस्टमर के बिहेवियर को भी देखा होगा, तभी तो उनको पता है सबको फोकट का चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, खूब फोकट का लगा लगा के ना अब तो आपको अपना ही बना लिया। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है स्ट्रेटेजीज में, यही तो तैयारी होती है, यही तो उसने चीज करी है। ठीक है, तो यू टुक इनटू कंसिडरेशन द लाइकली, यानी लाइकली मतलब हो सकती है, और एक्चुअल में जो हो रही है लोगों के बिहेवियर, उसको भी ध्यान में रखना, उनको भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करना। इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। आई समझ में बात, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। आ रही है आपको समझ में बात? अनसर्टेन इवेंट मतलब जो मतलब उसकी भी प्लानिंग लाइक एक रफ बेस बना के अपन चले। हाँ, आपको सारी चीजें, तो अगर आपको कहे नॉलेज किस किस चीज की होनी चाहिए, तो देखो नॉलेज आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉलेज किस किस चीज की होनी चाहिए। तो पहला वर्ड है कि आपको गोल की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा वर्ड है कि अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स की होनी चाहिए, और तीसरा वर्ड है कि आपको बिहेवियर ऑफ अदर्स उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कितनी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए? 3 चीजों की। रिद्धि बोलो। नॉलेज ऑफ गोल्स, अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स और एक्चुअल बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। हाँ, तो बिहेवियर ऑफ अदर्स, इन 3 चीजों की आपको नॉलेज होनी ही चाहिए टू फ्रेम द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। उसके अलावा स्ट्रेटेजीज में क्या क्या आ सकता है आपको ना, स्ट्रेटेजी के अंदर कैन बी डिफाइंड द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिफाइन, अब ऐसे डिफाइन ये अपनी यहाँ कर दिया है, ये फिर से डिफाइन कर रहा है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज में ले लो, है ना। तो स्ट्रेटेजी कैन बी डिफाइंड डायरेक्शन एंड स्कोप और ऑर्गेनाइजेशन ओवर द लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म क्या है, हमने कहा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्ड एक की वर्ड है कि आप जो प्लानिंग करते हो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए तभी कोई स्ट्रेटेजी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या डायरेक्शन दे सकते हो, कितना स्कोप उसका हो सकता है, विच अचीव्स एडवांटेज ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या करना है, एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉन्फ़िगरेशन का रिसोर्सेज का मतलब वही है जो आपने ऊपर पढ़ा है कि अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना है तरीके से। यही जो चीजें यहाँ पे बोला है ना, उसका ही मतलब है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट का वर्ड एक डायनेमिक एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड टू फुलफिल स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। अब आपको शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में डिफरेंस मालूम है क्या? शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स में डिफरेंस मालूम है क्या? शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी के ओनर है, जिसने शेयर्स खरीदे और ओनर बना उतना प्रोपोर्शनेटली। और स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स कंपनी के अंदर के और कंपनी के बाहर के लोग, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं हम? स्टेक होल्डर्स। कंपनी के अंदर के लोग और कंपनी के बाहर के लोग। कंपनी के अंदर के लोग कौन हो सकते हैं? डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेबर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉइज हो सकते, कुछ भी, सब लोग। और कंपनी के बाहर के लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो सारे लोग जो सप्लायर्स हैं, है ना, वो सब लोग कलेक्टिवली, उन सब लोगों को, वो सभी कैटेगरीज के लोगों को जिनके साथ आप डील करते हो, वो सब लोग कलेक्टिवली स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको अपने स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करना होता है। तो स्ट्रेटेजी क्या बोलता है
कि आप क्या करो, डिफाइन एज द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर द लॉन्ग टर्म विच अचीव्स एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, वही आपका गोल, एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है। कैसे अचीव करना है, रिसोर्सेज का यूटिलाइज और अलोकेशन करके विद इन द चेंजिंग एनवायरमेंट टू फुलफिल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या है, सबकी उम्मीद है। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर ये चाहता है कि उसको राइट क्वालिटी का राइट प्राइस पर राइट प्लेस पर राइट टाइम पे सामान मिले। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि तुम लोग उनको राइट टाइम पे टैक्सेस दो, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने वाला है, ठीक है। और आपके जो एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं भाई, टाइमली सैलरी चाहते हैं। सब लोग को अपना अपना हिस्सा जो चाहिए वो मिल जाए, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो उनको मिल जाए, तो वो चीज भी उनको अचीव हो जाए, तभी आप क्या कर सकते हो, ये मानोगे कि आपकी स्ट्रेटेजी फुलफिल हुई। जो भी स्टेक डेफिनेशन, होल्डर्स मतलब वो सारे लोग जो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं वो सब लोग क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है कि अब देखो, ये कोई भी डेफिनेशन, आप कोई भी एक डेफिनेशन ले लो और उसको तैयार कर लो, ठीक है। तो पहली वाली ले लो, ज्यादा ठीक है, ठीक है। और जो आपको बताया है वो लिख लेना, ठीक है। अभी एक डेफिनेशन कई सारी दी है, जो आपको अच्छी लगे वो कर लो, और सब में एक ही मतलब निकल के आने वाला है, ठीक है। कि मिशन को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप क्या करोगे, एक मास्टर अप्रोच तैयार करते हो। एक मास्टर अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर अप्रोच, मतलब डिटेल्ड प्रोग्राम होता है आपके पास। छोटा सा नन्ना सा प्रोग्राम नहीं होता है ये कि भैया ये अंडा फोड़ा चुजा आ गया, ऐसा छोटा सा प्रोग्राम। बहुत डिटेल्ड डायनासोर प्रोग्राम, ठीक है। बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास में, लार्ज लेवल पे लंबे समय के लिए सब कुछ तैयार होता है, छोटे से लेकर बड़े से बड़े पार्ट तक सब चीज के लिए तैयारी होती है उनके पास में। ऐसा हो गया तो क्या करेंगे और वैसा हो गया तो क्या करेंगे, ये सारी तैयारी होती है उनके पास में। तो दैट इज स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, फीचर्स का मतलब, और एक वर्ड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक तैयार। अब देखो दो वर्ड है, एक होता है फीचर्स, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या समझते हो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब, वैसे तो आपने इंटरचेंजेबली इसको बहुत यूज किया होगा। आप जब भी वहां पे बिजनेस स्टडीज पढ़ के आए होंगे तो आपने ऑब्जेक्टिव्स का भी मतलब वही लिखा होगा, फीचर्स का भी मतलब वही लिखा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब भी वही लिखा होगा, सब में सेम ही आंसर लिखे होंगे। लेकिन क्या इनमें कोई फर्क है, यहाँ पे ऊपर नीचे चेप दिया ना तो गलत हो जाएगा, सीधा मार्क्स कट जाएगा, ये मत सोचना। फीचर्स में तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आते हैं। अच्छा, और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आती है? मतलब उसका नेचर कैसा है, अच्छा, कैसे तो वो मैम बिहेव। फीचर और नेचर एक ही नहीं होते क्या? फीचर और नेचर और एक ही होते हैं क्या? और बताओ, हम बताएंगे, पहले आप बताओ आपको फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर लगता है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में रिया, विजय, तुमको क्या अंतर लगता है? मैम सेम ही है। सेम नहीं है, इसलिए सेम ही आंसर लिख दोगे तो मार्क्स भी कटेंगे। और बताओ। मैम मैंने जो बोला सही नहीं है क्या? नहीं, दोनों का किसी का भी सही नहीं है, पर हम पहुंच जाएंगे डिस्कस करते करते। कृष्णा तुम्हें क्या लगता है? कृष्णा तुम्हें क्या लगता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में क्या अंतर हो सकता है? गलत बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो बोलोगे यार, और कुछ नहीं होगा। यहाँ गर्दन किसी की नहीं कटने वाली है, ठीक है। मैंने आपकी गर्दन काटने की कोई तैयारी नहीं कर रखी है, ठीक है। बताओ कृष्णा तुम्हें क्या लगता है? साविका तुम बताओ। साविका तुम बताओ, फीचर्स क्या हो सकते हैं? चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम बाजार में मोबाइल लेने चले गए। अब बताओ आप दुकान वाले से क्या पूछोगे, फीचर्स पूछोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछोगे? फीचर्स क्या है मोबाइल के? मोबाइल के फीचर्स क्या है, वेरी गुड, तो कुछ करीब पहुंचेंगे हम लोग। क्या आप उसको बोलते कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या आप बोलते नहीं, फीचर्स। फीचर्स बताओ? तो क्या होते हैं फीचर्स? कैमरा क्वालिटी, कितना उसका डेटा स्टोरेज है, हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल सही। बैटरी लाइफ, ये सब। हाँ, तो मतलब आप है ना, फीचर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है ना क्या कर सकती है, कोई भी चीज क्या कर सकती है, वो उसके फीचर्स हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि क्या उस चीज में, कोई भी चीज में क्या चीज होनी चाहिए। फीचर्स का मतलब क्या होता है कि क्या चीज है। फीचर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज है, उसके क्या गुण हैं, वो गुणों को हम क्या बोलते हैं, फीचर्स है। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि क्या चीज उसको होनी चाहिए थी, क्या चीज उसमें होनी चाहिए थी। तो फीचर्स का मतलब आप लिख लो कि एक्चुअली ये किसी भी चीज की एक तरीके से क्वालिटी की बात कर रहा है। तो फीचर्स का मतलब होता है कि किसी चीज की क्वालिटी, या किसी चीज का गुण, या किसी चीज का फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, वो क्या उसके फीचर्स है, ठीक है। वो क्या उसके फीचर्स है, ठीक है।
फिजिकल अपीयरेंस एक तरीके का नाउन है, ठीक है। अब मैं आपको ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है। तो किसी भी चीज का, जैसे आप आपकी शादी होगी, है ना, आदित्य आपकी शादी होगी, तो आप जाओगे लड़की देखने? आदित्य आपकी शादी होगी तो आप लड़की देखने चाहोगे, तो क्या देखोगे? फीचर्स देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे? आदित्य छोड़ो, मोहित तुम बताओ, मोहित तुम बताओ, छोड़ो, कृष्णा तुम बताओ भाई, फीचर्स देखोगे या कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे? फीचर्स देखोगे, कैसा दिख रहा है ना, हाइट कैसी है ना, कैसे बोल रहे हैं, है ना, क्या क्या पढ़ा लिखा है, तो ये क्या देखते हो आप? उसके फीचर से तो देखते हो, है ना, कितना कमा लेता है, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या देखते हैं? फीचर से तो देखते हैं। तो फीचर्स का मतलब है जो चीज है वो बताओ कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कैसा दिखता है, क्या कद काठी है ना, कैसे लुक्स हैं, तो क्या है वो सब फीचर्स है। मोबाइल में तो भी तो आप भी देखते हो मोबाइल कैसा दिखता है ना, मोबाइल का कलर क्या है, तो हम उसके फिजिकल अपीयरेंस से तो देख रहे हैं, है ना। और फिर उसके बारे में और उसके फीचर्स है जो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हम जान लेंगे दुकान वाले से कि उसकी मेमोरी कैसी है, उसके कैमरा कैसा है, ठीक है। तो ये उसके फीचर्स होते हैं। तो हम उसके गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो दिख सकते हैं नहीं दिख सकते वो हमने पूछ लिए। तो फीचर्स क्या है? किसी के गुण है। अब स्ट्रेटेजीज के भी कुछ फीचर्स हो सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी के फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये आप अंडरलाइन करना मेरे साथ साथ, ठीक है। तो फीचर का मतलब क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी में क्या गुण होने चाहिए, स्ट्रेटेजी में क्या फीचर्स होने चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी का फीचर होना चाहिए टू फोरसाइट द अनसर्टेन इवेंट्स। फोरसाइट ये गुण है कि आपकी स्ट्रेटेजी का ये गुण होना चाहिए कि वो भविष्य क्या है? अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन इवेंट्स को भी क्या कर ले? फोरसाइट कर ले। फोरसाइट का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी, दूरदर्शी होना। मतलब दूर का, साइट मतलब विजन, तो दूर का भी देख लेना, उसको बोलते हैं फोरसाइटेड पर्सन। जैसे हम अगर दूर का भविष्य का से 5 साल बाद के पीरियड को भी अगर हम क्या कर लें, आज ही प्रिडिक्ट कर लें, है ना, तो वो क्या फोरसाइटेडनेस कहलाता है। तो आप फोरसाइट कर लो अनसर्टेन इवेंट्स को, यानी कि जो जो और लोग सोचना, वो लोग आप समझ रहे हो, और उसके लिए आप तैयारी कर लोगे। जियो ने वही किया, उसने अनसर्टेन इवेंट्स के लिए भी तैयारी कर रखी है। तो फोरसाइट करना अनसर्टेन इवेंट्स को, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। अब फॉर्म, वो फोरसाइट किसको करेगा भाई? फॉर्म अपनी अपनी उसको करेगा ना, अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ फॉर्म या अनसर्टेन इवेंट ऑफ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में क्या क्या भाई, आपको कब, क्यों, कैसे, ये जो सवाल आते हैं ये कब आते हैं? जब अनसर्टेनिटी लगती है आपको। जो चीज श्योर है उसके बारे में तो आपके सवाल ही नहीं उठेंगे। हमारा कोर्स कब होगा, हमारा ये ट्रेनिंग कब होगी, हमारे एग्जाम कब होंगे, पेपर आउट हो गए थे तो कब री एग्जाम होंगे, तो क्या वापस देने पड़ेंगे, तो ये अनसर्टेनिटीज को शो नहीं करता है क्या? तो इस अनसर्टेनिटीज को के लिए फिर हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या तैयारी करी, ठीक है। अगर अनसर्टेन, अब एक बार हो गई, ऐसी अनसर्टेनिटीज अगर ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? तैयारी करेंगे। तो अनसर्टेन क्या है? अनसर्टेनिटी को फोरसाइट करना, पहले ही जांच परख लेना, इज कॉल्ड आपका स्ट्रेटेजी का एक पहला फीचर। फिर दूसरा फीचर क्या है? स्ट्रेटेजी डील्स विद लॉन्ग टर्म। ये जरूर लिख लेना, ये इसका मैंने आपको वहां पे भी डिफरेंस में लिखाया था। प्लानिंग में शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन स्ट्रेटेजी डील्स विद लॉन्ग टर्म। किसके से डील करती है? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करती है। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट क्या है? आपका स्ट्रेटेजी का एक फीचर है। क्योंकि रूटीन की बातें करते हो तब तो आप क्या करते हो? डे टू डे प्लानिंग की बात कर रहे हो। तो स्ट्रेटेजी डील्स विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रेदर देन रूटीन, ठीक है, ठीक है जी। अब ये एग्जांपल दे रखा है कि आपको मार्केट में इनोवेशंस करने पड़ेंगे। अगर आपको सरवाइव करना है तो दूसरों से अलग माल लेके आना पड़ेगा। ऐसा इनोवेशन होना चाहिए जो पहले था ही नहीं, तो कुछ इनोवेटिव लेके आओ ना। अब लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत इनोवेशंस लेके आना पड़ता है, कार्स में भी है इनोवेशंस लेके आना पड़ता है, तो वो चीजें चलती है। फिर न्यू मेथड्स क्या क्या है? अगर प्रोडक्शन करना है तो नए मेथड से करोगे तो नए तरीके के डिजाइन का प्रोडक्ट बना लोगे। विद ओल्ड मशीन्स न्यू प्रोडक्ट बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो स्ट्रेटेजीज में हम क्या कर रहे हैं? नए मेथड्स यूज करेंगे। न्यू मार्केट्स टू बी डेवलप्ड। अब न्यू मार्केट्स टू बी डेवलप्ड मतलब क्या मतलब है? जो पहले से मार्केट है उसमें हम काम नहीं करेंगे, जो पहले से एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें तो काम करेंगे। जैसे अभी मार्केट में जाते हैं, सामान डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है, दुकान वाले बेचते हैं, कस्टमर आता है, खरीदता है, सब ऑफलाइन हो रहा है, राइट? ऐसी कोई चीजें। लेकिन नया मार्केट क्या है? आपको पता है ऑफलाइन मार्केट है। ऑफलाइन मार्केट क्या है? ऑफलाइन मार्केट क्या है? वर्चुअल मार्केट जिसे बोल सकते हैं। वर्चुअल मतलब ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? बताओ, आपने वर्चुअल वर्ड सुना है? ऑनलाइन, ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन। अब देखो कोविड आया तब हमने क्या हुआ, एक नया मार्केट डेवलप हो गया। लोग घर में बैठ कर पढ़ सकते हैं, हाँ बैग टांग कर स्कूल में जाना, वो लोड लेने जाना, है ना,
अब है कि लोड ना लेकर लोड लेना, मतलब घर में बैठकर आराम से फिर पढ़ाई करना। तो ये क्या है, ये अपना एक नया मार्केट डेवलप हुआ है। आपको पता है कि अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या कोई भी, आजकल एक वर्ड भी आपने सुना होगा डिजिटल, या डिजिटल मार्केटिंग भी वर्ड सुना है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जैसे मेरा कोर्स करने का बहुत मन था, लेकिन कुछ रीजन से अभी मैंने किया नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि अब डिजिटाइज्ड हो चुका है हर चीज, क्या है, कंप्यूटराइज्ड हो सकता है, इंटरनाइज्ड हो गया, इंटरनेट पे आ गया हर चीज, हर मार्केट इंटरनेट पर है। अब आपको है ना घर घर जाकर, है ना, डोर टू डोर या शॉप टू शॉप ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी क्या कर सकते हो, आप पूरे मार्केट को, है ना, कैप्चर कर सकते हो, कोई भी एरिया को कैप्चर कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू मार्केट। न्यू मार्केट कैसे डेवलप हुआ, इंटरनेट की वजह से डेवलप हुआ। इंटरनेट हमको किसने बहुत दिया, जियो ने बहुत दिया। तो स्ट्रेटेजी क्या करता है, स्ट्रेटेजी आपको क्या करता है, इनोवेशंस देता है, न्यू मेथड्स देता है, नया मार्केट देता है, और भी कुछ जो नहीं आया और आप करके दिखा दो तो वो स्ट्रेटेजीज में है। तो ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे मैम इसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पहले तो ऑफलाइन मार्केट था, लेकिन अब जैसे न्यू मार्केट है कि वर्चुअल मार्केट आ गया। हाँ बोल सकते हो, वो एग्जाम्पल दिया है इसमें, तो एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ लिखा है तो आप भी लिख सकते हो, बुक में लिखा है तो आप भी लिख सकते हो। और इसके अलावा क्या है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब है इज क्रिएटेड टू डील बिहेवियर, इज क्रिएटेड टू डील बिहेवियर। आपने ऊपर भी देखा स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है वो बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स और बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये हमने बात करी ऊपर कि आपको इनके बिहेवियर से डील करना पड़ता है, कि वो कैसे बिहेव करेंगे, हम उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि हम उनका बिहेवियर चेंज कर दें या उनका बिहेवियर अपनी तरफ मोल्ड कर लें, है ना, या उनका बिहेवियर किसी और की तरफ था उसका बिहेवियर हमारी तरफ ले आए। तो ये क्या है, डील विद द बिहेवियर। कॉम्पिटिटर का बिहेवियर देखा, उसके बिहेवियर को ब्रेक करना या उसके बिहेवियर को बिल्कुल डाउनग्रेड कर देना, या उसके मतलब बिहेवियर का मतलब क्या है कि किसी की चाल को, जैसे शतरंज नहीं होता है, शतरंज में हम क्या करते हैं, अगले का बिहेवियर देख लेते हैं, देखते हैं यार वो क्या सोच रहा है, वो क्या क्या चाल चलने वाला है या क्या करने वाला है, मुझे ऐसा कर, चलो क्या बोलते हैं वो, शेयर मत करना, या क्या बोलते हैं वो, जब लास्ट में अपन, आप बताना मेरे को क्या करते हैं, मैंने चेस नहीं खेला हुआ, तो चेस में अपन क्या करते हैं, चेकमेट। चेकमेट। हाँ, चेक एंड मेट करना है, तो चेक एंड मेट वाली स्ट्रेटजी हर किसी के रहता है कि जितने कम कॉम्पिटिटर होंगे उतना मार्केट हमको मिलेगा, तो हम पैसा ज्यादा बनाएंगे। अल्टीमेटली पैसा, पैसा ही सब कुछ है, गोल, ठीक है। तो डील विद द बिहेवियर, तो डील विद द बिहेवियर इज अपना एक, ये अपना एक फीचर है। मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ कि ये स्ट्रेटेजी बनाते हो तो स्ट्रेटेजीज में ये क्वालिटी होती है कि स्ट्रेटेजी ये चीजें करता है, ठीक है। जैसे मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल ये काम करेगा, तो स्ट्रेटेजीज ये काम करेगी, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटेजी क्या है, एक तरीके से वेल डिफाइंड रोड मैप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वेल डिफाइंड रोड मैप का मतलब क्या है कि एक, कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजी में हम इतना सा नहीं सोचते, सही रास्ता। इतना सा नहीं सोचते, स्ट्रेटेजी में हम पूरा सोचते हैं, जैसे पूरा एक नक्शा तैयार करना पड़ता है, रास्ता। पूरा रास्ता। हाँ, रोड मैप का मतलब पूरा एक रास्ता तैयार करना पड़ता है, पूरा रूट्स बनाने पड़ते हैं। आपको पता है कि कहीं पे भी पहुंचने के लिए कितने रूट्स हो सकते हैं। आज इस मिशन से इस मिशन पे या इस जगह से इस जगह पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूट काम में लेंगे, ये रूट काम में लेंगे, ये रूट काम में लें कि ये रूट काम में, अरे कौन सा, तो आपके पास में पूरा रोड मैप तैयार होना चाहिए कि ये से यहाँ आपको पहुंचना है, तो पूरी तैयारी हो, ठीक है। मतलब पूरा, इसका मतलब क्या निकला, ओवरऑल मिशन, विजन, डायरेक्शन, सब कुछ, ठीक है। दैट इज व्हाट आपका रोड मैप। तो स्ट्रेटेजी में हमेशा एक वेल डिफाइंड रोड मैप रेडी रहना जैसे आज एक चाहिए। स्कूल भी अगर कोई ओपन करता है तो उसका मिशन होता है, विजन भी होता है, और वही चीज। अच्छा, ठीक है।